हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो CGL 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी तक हम कर रहे थे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। बट अब चूँकि डेट्स आ गई हैं तो हमें स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है। इसमें हम जो GS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं CGL में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड सेट वाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2017 में किसी एक शिफ्ट में जो पेपर आया होगा तो मैंने इसमें ईयर स्पेसिफिक नहीं डाला है। ठीक है, मैंने उसको सेट्स में ब्रेक किया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि मैंने कहीं से ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया। नहीं, ये एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ये वही क्वेश्चन पेपर है और इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं और उसी में से एक सेट है ये। ठीक है, तो ऐसे ही हम ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे और ध्यान रहे ये सारे CGL के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी हम भाई मेरिट में आ पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। हम सॉल्व कर रहे हैं CGL 2024 एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एक चीज़ बात और मैं मेंशन कर दूं, ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है यानी जो सेट है और अभी इसके बाद में मैं इंग्लिश का भी कराऊंगा। ठीक है, तो हम पैरेलली इंग्लिश और GS के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन GS का सबसे पहला क्वेश्चन है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो किस रेट पे जो RBI है वो अदर बैंक से, जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे वो मनी बोरो करता है। तो उसके ऑप्शंस हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। देखो, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब बैंक यानी RBI जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसा देता है तो वो जिस रेट पे देता है वो होता है रेपो रेट। ठीक है, लेकिन जब RBI किसी अदर कमर्शियल बैंक से खुद पैसा लेता है और वो जिस रेट पे लेता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज़ नोन एज। तो जो सप्लाई कर्व के अलोंग जो मोमेंट होता है उसको क्या कहते हैं सिंपल से भाषा में? दैट इज़ ऑप्शन डी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑप्शंस है 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या फिर 37 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 35 ईयर्स। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की मिनिमम जो एज होती है वो 35 ईयर्स ही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आपके लिए एक टास्क, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इशूड टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट हु हैज़ बीन डिटेन्ड। अच्छा, डिटेन का क्या मतलब होता है? उसको कस्टडी, जिसको कस्टडी में लिया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है उसके लिए यूज़ होता है डिटेन्ड। ठीक है, जिसको नहीं, यानी कि जो प्रोसेस होती है, हम बोलते हैं ना कि वी डिटेन्ड द क्रिमिनल, यानी कि क्रिमिनल को हमने हिरासत में ले लिया। ओके, सो तो ऐसे के लिए एक रिट जारी होती है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। तो वो रिट क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 में रिट्स का मेंशन है। ठीक है, 5 रिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? हैबियस कॉर्पस होता है या फिर इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, मैंडमस होती है एंड एक और होती है तीसरी, सर्टियोरेरी या फिर सर्टियोराई, जो भी आप बोल सकते हो। तीसरी है यानी चौथी है प्रोहिबिशन और पांचवी होती है को वारंटो। ठीक है, तो 5 रेट्स होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शंस हैं कौन कौन से? बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोका या फिर बिंबिसार। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिंदुसार। ठीक है, तो ये जो मौर्य एम्पायर है, जो तीनों नाम मेंशन हैं यहाँ पे किए गए हैं, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ। पहले पे हमेशा यानी कि जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद में इनके पुत्र थे कौन? बिंदुसार। फिर बिंदुसार के पुत्र थे कौन? अशोक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी।
तो जो तुगलक वंश था उसके बाद में कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत में आया? ऑप्शंस हैं गुप्ताज़, खिलजीज़, मुगल्स या फिर सैयद। देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है और आजीवन आपको याद रहेगी और हमेशा काम आएगी। उसकी एक ट्रिक है, ये याद कर लीजिए, खास करके ये दिल्ली सल्तनत की है। तो SKTSL, ठीक है, ये सीक्वेंस है, सही क्रोनोलॉजी है दिल्ली सल्तनत का। पहला जो ऐसा है वो है स्लेव वंश, ठीक है, गुलाम वंश, और दूसरा जो ऐसा है वो है सैयद वंश, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले गुलाम वंश आया यानी स्लेव डिनास्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड फिर लास्ट में लोधी वंश, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा SKTSL। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तुगलक के बाद में कौन सा वंश आया? सैयद वंश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं, कौन से प्लैनेट को? अर्थ, जुपिटर, प्लूटो या फिर सैटर्न? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लूटो। देखो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। पहले ये प्लैनेट्स के कैटेगरी में आता था, बट बाद में 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। कैसे किया गया और क्यों किया गया? देखो जब जो नेपच्यून है ना, नेपच्यून के बाद में एक बेल्ट आती है जिसको कुइपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। कुइपर बेल्ट क्या होता है? ये एक रिंग होती है ना, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज़ होती हैं उनकी एक रिंग होती है जो कि नेपच्यून के बाहर के हिस्से में पाई जाती है, और उस बेल्ट में ये पाया जाता है कौन सा? ड्वार्फ प्लैनेट। कौन सा? प्लूटो। एंड दैट इज़ वाई ये प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी बेल्ट? कुइपर बेल्ट, ठीक है, कुइपर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक इज सैंडस्टोन? तो जो सैंडस्टोन होता है वो किस टाइप का रॉक है? ऑप्शंस हैं कैल्सरस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर सेडिमेंट्री रॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेडिमेंट्री। अच्छा देखो, कैल्सियस रॉक क्या होती है? तो जो ये कैल्शियम से बना है, ठीक है, जिसमें ऐसी रॉक्स, जो रॉक्स होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादातर पाया जाता है, वो कैल्सरस रॉक्स होती हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं? तो जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कोरल रीफ्स होती हैं और शेलफिश होती, वो वाली सेलफिश नहीं, वो हिंदी में जिसको बोलते हैं ना स्वार्थ वाला सेलफिश नहीं, ये शेल फिश होती है, ठीक है। तो उनको वो जब एक्यूमुलेट होते हैं और प्रेशर के बाद उनमें फॉर्मेशन होता है तो वो कैल्सरस रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होती हैं? तो जो ज्वालामुखी में जो मैग्मा होता है या फिर लावा होता है, ठीक है, जब वो सॉलिड हो जाता है ठंडा हो करके तो वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक्स भी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है, पहली एक्सट्रिंसिक और दूसरी इंट्रिंसिक। तो कोई सा भी कह सकते हो, पहली इंट्रिंसिक, एक्चुअली इसका जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। दोनों वो पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनका मतलब अलग है। खैर, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इनका क्या मतलब होता है? तो इंट्रूसिव जो होती हैं, जैसे जो लावा होता है ना, जब वो ज्वालामुखी के अंदर ही कूल होके वो जम जाता है तो वो कौन सी रॉक्स बनती हैं? वो इंट्रूसिव, इंटरनल से याद रखो, ठीक है, जो अंडरग्राउंड बनता है। इंटरनल यानी अंदर, और इंटरनल से ही बना है इंट्रूसिव। तो जो ज्वालामुखी या सतह के अंदर ही जम जाते हैं, ऐसी रॉक्स इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं। और एक्सट्रूसिव यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी। तो जो सतह पे आ करके जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो जब जम जाता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगली कौन सी है? मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि ऑलरेडी कोई रॉक्स होती हैं, उनमें हीट और प्रेशर एक्स्ट्रा जब लगता है तो वो अदर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उन्हीं को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी जो कि सही उत्तर है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जैसे कि खास करके जब जो सैंड होता है, जो मड होता है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे बहुत समय पहले जब मान लो कोई भूकंप आया हुआ होगा या फिर कोई भी कैटास्ट्रॉफे आ रहा होगा, तो जो भी उस समय के जीव जंतु रहे होंगे जो ज़मीन में दब गए, बाद में उनके ऊपर हीट और प्रेशर एक्स्ट्रा लगा, जो एक्यूमुलेट हो गए, कंप्रेशन लगा, वो कौन सी रॉक्स बने? वो सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ठीक है। और इसी में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट यानी कि गेहूँ क्या है? गेहूँ एक क्रीपर है, हर्ब है, श्रब है या फिर ट्री है?
तो आपके अकॉर्डिंग से क्या होगा? देखो चारों का मैं मतलब बता देता हूँ। क्रीपर क्या होता है? जो बेल होते हैं, जो लताएँ होती हैं, वो क्रीपर होते हैं। तो क्रीपर तो गेहूँ है नहीं। श्रब क्या होता है? श्रब होती हैं झाड़ियाँ। और श्रब और हर्ब में एक फ़र्क होता है। जो श्रब्स होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं यानी जो तने होते हैं, वो वुडी होते हैं, लकड़ी से संबंधित होते हैं, है ना? जैसे आप कई सारी झाड़ियाँ देखोगे तो उनका जो तना होता है ना, वो लकड़ी का होता है ना? वुडी स्ट्रक्चर होता है। तो गेहूँ में तो वुडी स्ट्रक्चर होता नहीं, लकड़ी का कोई हिस्सा होता नहीं है, एंड दैट इज़ वाई गेहूँ ना तो क्रीपर है ना श्रब है, और ट्री तो बहुत बड़ा पेड़ ही होता है। तो ट्री नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी हर्ब। हर्ब में कोई सा भी वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो स्नेक्स होते हैं, टर्टल होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये एनिमल्स की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शंस हैं पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन या फिर एव्स। अच्छा, चारों का मतलब पता होना चाहिए। पीसेस क्या होता है? जो मछलियों से संबंधित होता है, ठीक है। एम्फीबियन क्या होता है? जो उभयचर होते हैं, यानी जो पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं। रेप्टिलियन क्या होता है? हिंदी में जिसको सरीसृप बोलते हैं, वो रेप्टिलियन होता है। और चौथा है एव्स, ठीक है। एव्स क्या होता है? ये एप्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्स क्या होता है? वो तो बंदरों से संबंधित होता है। एव्स क्या होता है? ये चिड़िया से संबंधित होता है ना? जो बर्ड्स रिलेटेड होते हैं उनके लिए एव्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजर्ड्स हो गया, छिपकली, है ना, ये क्या होते हैं? ये सरीसृप होता है, ये रेप्टाइल्स होता है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, ठीक है। तो जो सॉइल वाटर टेंशन को जो मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर टेंशियोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेंशियोमीटर। एकदम सिंपल सा आंसर है, यहाँ से टेंशन से याद रख सकते हैं टेंशियोमीटर, ठीक है। बाकी की अगर ऑप्शंस की बात करें, फोटोमीटर क्या होता है? तो फोटो इज़ रिलेटेड टू लाइट। तो जो लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है फोटोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? तो पायरो इज़ रिलेटेड टू फायर, ठीक है, आग से संबंधित है। तो हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पायरोमीटर। एंड साइक्रोमीटर क्या होता है? तो जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है साइक्रोमीटर। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है ना? ये तो बच्चों जैसा सवाल है, हमने स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। पास्कल है, जूल है, न्यूटन है या फिर वॉट है? तो क्या होगा, है ना? इसमें जो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूटन, ठीक है। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है। जूल किसका होता है? वर्क का होता है। वॉट किसका होता है? पावर की यूनिट होती है। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड थर्मल कंडक्टर, है ना? जो एक कुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कुचालक होता है, ठीक है, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ग्लास है या फिर सिल्वर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लास। ग्लास सबसे बड़ा सबसे बैड थर्मल कंडक्टर होता है ना? इलेक्ट्रिसिटी का भी और ये थर्मल कंडक्टर का भी एक बैड एग्जाम्पल है। ऐसे समझो, देखो, थर्मल कंडक्शन और इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्शन क्या होता है? जो हीट जो कंडक्शन होता है ना, वो ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो कंडक्शन होता है थर्मल। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक पास होने की जो एक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लास। ग्लास एक बैड थर्मल कंडक्टर होता है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? नोट कर लीजिए, मैंने जैसे कि दो फ्रेजेस मेंशन किए, दो शब्द मेंशन किया, क्या? थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? W/mK। अच्छा, W/mK क्या है? यह है वॉट्स पर मीटर केल्विन, ठीक है। केल्विन क्या होता है ना? ये एक यूनिट होती है किसकी? हीट की, ठीक है। तो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट्स पर मीटर केल्विन। और इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होती है उसका क्या यूनिट होता है? S/m। एस क्या होता है? सीमेंस पर मीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर में परमानेंट जो स्टोरेज होता है डेटा का वो किस में होता है?
ALU में होता है, कैश मेमोरी में होता है, रैम होता है या रोम होता है। तो आजकल तो इतना कॉमन सा हो गया है, बहुत मतलब इतने लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, और जब फ़ोन कोई भी परचेज़ करने जाता है तो वो सबसे पहले यही सारी चीज़ें देखते हैं, रैम कितना है, रोम कितना है ना। तो रोम क्या होता है, उसका जो एक्चुअल में स्टोरेज होता है ना। जैसे होता है भाई फ़ोन का जो वेरिएशन है वो कौन सा है, 8 128 है। तो 8 रैम हो गया, 128 क्या होगा उसका इंटरनल मेमोरी या उसका स्टोरेज हो गया, तो वो रोम ही होता है। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कैश मेमोरी क्या होता है, अच्छा कैश मेमोरी जब आप देखते हो कोई एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो फ़ोन में, तो उसकी एक कैश मेमोरी कलेक्ट हो जाती है ना। फिर उसको जा करके आप मेमोरी क्लियर करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए वो मेमोरी क्लियर करते हो, तो वो कैश मेमोरी होती है जो इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन को कुछ कुछ डेटा होता है जो स्टोर करके रखता है वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो कैश मेमोरी होती है। रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी पता है हाल ही में अभी 2 3 दिन पहले एक पेपर था CBSE का, एडमिनिस्ट्रेटिव आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का था, सेक्रेटरी का, असिस्टेंट सेक्रेटरी का वो पेपर था CBSE का खास करके। और उसमें पूछा था RAM, ये जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, इसमें R किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और ज़्यादा दिन नहीं, ये 11 तारीख की बात है, इसी 11 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था CBSE का, और उसमें पूछा गया था। तो रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग क्या है, जंग लगना क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, फिर कोई भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, जैसे जब आप हवा में जो लोहा रखा हुआ होता है ना, आप कोई आयरन का कोई सा भी मटेरियल जब हवा में रख देते हो है ना, ओपन एयर में, तो जो मॉइस्चर होता है उसके साथ में फिर वो उसके ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, उसमें आयन ऑक्साइड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ओपन एयर में वो रिएक्ट करके ऑक्साइड बना ले रहा है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कटायन। अच्छा कटायन क्या होता है, कटायन वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और एनायन क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो कटायन, इनमें से कौन सा कटायन है, एल्यूमिनियम का आयन, या फिर कॉपर आयन, सल्फेट आयन, या फिर जिंक आयन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सल्फेट आयन, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम आयन कैसे होता है, Al3+, इसमें 3+ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। कॉपर आयन होता है Cu2+, इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जिंक में क्या होता है, Zn2+, इसमें भी 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। बट जो सल्फेट होता है ना, SO4, इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो एनायन है वो है सल्फेट आयन। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा कटायन नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सल्फेट आयन। अच्छा एक चीज़ नोट करिएगा, जो जब फिज़िक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये किस इलेक्ट्रोड से अटैच होगा, तो ध्यान रखिएगा कैथोड से, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैथोड जो होता है, चूँकि कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बट नहीं, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, जो ये कटायन और अनायन होता है, कटायन को हिंदी में बोलते हैं धनायन, और इंग्लिश में बोलते हैं ऋणायन, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे याद है, ठीक। तो अगेन जो कटायन होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उससे अट्रैक्ट होता है। और जो अनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो किस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, तो वो एनोड इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, बट एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं, इनको क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग। स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है। अच्छा स्मॉग बनता कैसे है, स्मोक और फॉग से बनता है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, बट क्लोरीन ऑक्साइड नहीं होता है इसमें, ठीक है। स्मॉग में क्लोरीन ऑक्साइड नहीं होता है, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, है ना, वो पहले किस नाम से जाना जाता था, मतलब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया, तो वो है प्लानिंग कमीशन,
ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन। इसी का नाम बदल के बाद में नीति आयोग रख दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, अभी कौन है चेयरमैन नीति आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेज़र। फर्स्ट वर्किंग लेज़र का इन्वेंशन किसने किया था? ऑप्शंस आर A.H. टेलर, W.K. रोएंटजन, T.H. मैमन एंड फ्रेडरिक मॉरिसन। कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी T.H. मैमन। ठीक है, T.H. मैमन ही थे जिन्होंने पहली एक वर्किंग लेजर का इन्वेंशन किया था। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि लेजर का क्या फुल फॉर्म होता है, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ओके ये एक्चुअल में देखो उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, बट इससे एक स्टैटिक पोर्शन बन सकता है कि पूछ सकता है भाई ये स्टेडियम कहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच ऑन 9 नवंबर 2016 विच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 9 नवंबर 2016 को एक टेस्ट मैच हुआ था, और किस स्टेडियम में था? और वो ऐसा स्टेडियम था जिसने पहला अपना टेस्ट मैच होस्ट किया था। तो वो कौन सा है? ऑप्शंस आर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची, या फिर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट। तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला, या फिर होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर। देखो इससे फ़ायदा पता है क्या है? आपके लिए 4 स्टैटिक पोर्शन तैयार होंगे। जैसे कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? इंदौर में है, एक स्टैटिक आपका तैयार हो गया। वैसे ही हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन बी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ही, जो कि राजकोट में है, वहाँ पे ये मैच हुआ था। देखो बाद में इस जो स्टेडियम का नाम है बदल करके इसका रख दिया गया था खांडेरी क्रिकेट स्टेडियम, बट अभी रिसेंट में कुछ समय पहले इसका नाम फिर से बदल दिया गया, और अभी इसका नाम है निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निरंजन शाह स्टेडियम कहाँ पे है? राजकोट गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्ट और उनसे रिलेटेड जो आर्ट फॉर्म है उनका करेक्ट मैच करना है। गौरी शंकर देवीलाल, हरिप्रसाद चौरसिया, MF हुसैन एंड जाकिर हुसैन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे सिंपल सी ट्रिक है। 2 ऐसे इसमें आर्टिस्ट्स हैं जो कि ईजिली नोएबल है, जो कि ज़्यादातर जिनके बारे में लोगों को पता है, जैसे MF हुसैन, ये बहुत बड़े पेंटर थे। तो थर्ड का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ थर्ड का क्या होगा? बी होगा। जाकिर हुसैन क्या है? एक बहुत बड़े तबला वादक है। ठीक है, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। तो जाकिर हुसैन तबला वादक। तो 4 का डी और तीसरे का बी। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 का बी है और 4th का डी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब यहीं से आप इसको, बाकी के दोनों आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 2 आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अब इसको आप तैयार भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का सी, यानी कि जो गौरी शंकर देवीलाल हैं वो किस आर्ट फॉर्म से संबंधित है? तो वो कथक से संबंधित है। और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो फ्लूट से संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव्ड द पॉली उमरिगर अवार्ड 5 टाइम्स। ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनको 5 बार पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है? अच्छा, पॉली उमरिगर कौन थे? ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे। ठीक है, ये जो अवार्ड है पॉली उमरिगर अवार्ड, ये BCCI के द्वारा हर साल दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी विराट कोहली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टाइटल एज द सेल आउट। इस बुक के राइटर कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉल बेटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज डेजिग्नेटेड एज द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ USA इन 2016, दिसंबर 2016। तो USA का मेजर डिफेंस पार्टनर कौन से कंट्री थी? ऑप्शंस आर कनाडा, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया। ठीक है, इंडिया इनफैक्ट अभी भी USA का जो मेजर डिफेंस पार्टनर है वो इंडिया है। अच्छा, एक खास बात, इंडिया के जो मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं, ये तो USA की बात चल रही है कि USA का मेजर डिफेंस पार्टनर कौन? इंडिया। बट इंडिया का जो मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है क्या? रशिया। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा है? फ्रांस है। और नंबर 3 पे आता है कौन? USA। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद विच कंट्री इंडिया डिड इट्स 7th एडिशन ऑफ बायलेटरल इक्विवेलेंट एक्सरसाइज 2016 एट काडू। तो 2016 में 7th एडिशन हुआ था। एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है इंडिया और किस देश के बीच में, जिस एक्सरसाइज का नाम है इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट किन दो देशों के बीच में होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, चूंकि 2016 का क्वेश्चन पेपर है तो उस हिसाब से ये 7th एडिशन था। बट अगर हम इस समय की बात करें तो अभी जो लास्ट का जो एडिशन हुआ था 2023 में हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, वो कौन सा एडिशन था? वो 12th एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? चौबाटिया उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इक्विवेलेंट एक्सरसाइज किसके इसके बीच में होता है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिसमें इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चंस 2016 के। ठीक है, 2016 इनफैक्ट 2016 का नहीं 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 2016 का करंट पूछा गया था। ठीक है, तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है, सीजीएल का क्वेश्चन पेपर था एज इट इज़। इसमें कोई भी मैंने किसी भी रैंडम जगह से क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। जो क्वेश्चन पेपर आया था किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट का, वही ये क्वेश्चन पेपर है। एंड बिलीव मी, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगा 2016 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि 2023 तक जितने भी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैं उन सारे के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करूंगा जितनी भी शिफ्ट में वो हुए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ बी विद मी एंड ऐसे ही लर्निंग आप करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव या सलाह हो कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, साथ ही साथ जो भी 1-2 क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्लस इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो और हम साथ में ग्रो करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में हम और भी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश और जीएस दोनों के हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।